हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने चैनल MSc में। मेरे चैनल का नाम थोड़ा सा रेफरेंस है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं 2017 का UPTET का पेपर 2 करा रही हूँ। देखिए आप, UPTET 2017 पेपर 2 यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है ये। यदि आप इसे देखते हैं संस्कृत के लिए और एनालिसिस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ जाएंगे। तो आपको और इससे मैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराऊंगी जो भी इस पेपर में होंगे। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन पढ़ना तो होगा ही, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है, संस्कृत का पेपर है ये, संस्कृत का पेपर है फर्स्ट। ये तो मैंने बताया ही नहीं जिस सब्जेक्ट का है। चलिए देखते हैं। परिसाम उपकरण मेव उपकार इति कथ्यते। एक तरह से कह सकते हैं, अब हमें ये एक गद्यांश दे दिया, अब इस गद्यांश से ही हमें क्वेश्चन छांटना है। देखते हैं। सत्पुरुषाणाम संपत्त्य भवन्त्यः भवन्ति। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्वपुत्रेभ्यः, स्वमित्रेभ्यः, परजीवेभ्यः और स्ववंशेभ्यः। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये मतलब इसमें कौन सा आंसर है, ये हमें चेक करना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारा। चलिए देखते हैं। परिसाम उपकरण अपरोपकार इति कथ्यते। इसमें सत्पुरुषाणाम संपत्ति भवन्ति, इसी से ही आपको छांटना होगा। क्या है? परजीव्यः, परजीव्यः यहीं पे ही है। यहाँ यदि हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा आंसर यहीं पे ही छिपा मिल जाएगा। जल्दी से देखते। सत्पुरुषां मना वाचा कर्मणा दृश्यन्ते सत्पुरुषा संपत्ति परजीव्यः, ये लिखा है परजीव्य एवं भवति, है ना। करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिसाम उपकरणमेव परोपकार्य इति कथ्यते। परोपकरणं मानवानामेकः सात्विकः सद्गुणः स्वीकृति। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, है ना। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन करना है हमें। और चलिए देखते हैं। सदयो पद में कौन सी संधि है? सदयो पद में कौन सी संधि है, ये तो हमें देख के ही पता चल जाएगा। सदयो जिसमें 2 मात्रा हैं, जो वृद्ध होते हैं तो लड़ी छड़ी लेके चलते हैं, है ना। एक तरह से ट्रिक है समझने के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये क्या है, इस टाइप से मैंने पढ़ा था, याद कर, इसी टाइप से मैं जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ाते हैं टीचर। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक तरह से सदयो जिसमें 2 मात्रा, उसमें बगैर ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा अपन को वृद्धि संधि लगा देना है। उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। देखो वृद्धि संधि, वृद्धि सूत्र क्या है? वृद्धि रेखी नियम आ ए आए आ बड़ा अ प्लस ओ ऑब्लिक आओ का आ हो जाता है, और आ प्लस ए आए का ए हो जाता है। यहाँ संधि सदा धन एव सदैव संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। यण संधि, यण संधि का सूत्र देखेंगे। यण संधि का सूत्र है एको यणची। एको यणची ई प्लस ई विजातीय स्वर हैं, या बन जाता है। उ प्लस उ विजातीय स्वर वा बन जाता है। रा प्लस रा विजातीय स्वर रा बन जाता है। और यण संधि का जल देखते हैं। नदी कौन से उदाहरण है? नदी धन अत्र नधत्र, मधुधन इति मध्वति, पितृधन इच्छा पितृच्छा। एक तरह से ज़्यादातर यण संधि में जो भी है तो उसमें हाँ उसमें 3 शब्द रहते हैं। अधिकतर अपने मन से सोच लीजिएगा, 3 शब्द रहते हैं। पितृच्छा, और इसमें इससे भी समझ सकते हैं। ई प्लस ई से क्या या बन जाता है। नदी नदी धन अत्र नदी नदत्र मधु मधु धन इति।
तो मध्यवती वा बन गया। राधन पितृधन इच्छा पितृच्छा च। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वृद्धि संधि। आ धन आ प्लस ए धन ए का आय और आ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक ओ का आओ। जल धन औध बराबर जलोघा जल धन ओघा क्या होगा जलोघा। गुण संधि में आद गुण संधि है। आ धन आ प्लस ई धन ई ए छोटा आ बड़ा आ प्लस रा और रा अर इसका अर हो जाता है गुण संधि में। उपधन इंद्र उपेंद्र। यथा धन उचितम यथोचितम यथोचितम। देव धन ऋषि देवर्षि इसमें गुण संधि है। इसमें जैसे कि बताया ना बड़ा आ और छोटा रा देवर्षि रा आ जाएगा। छोटा आ बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ओ हो जाएगा। यथो धन उचितम यथोचितम यथो उचितम। हाँ यहीं से हमें समझ में आ जाएगा। आ धन आ प्लस ई धन ई का ए उपधन इंद्र उपेंद्र ए उच्चारण है ना। बहुत गर्मी है बगैर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि क्या है। गुण संधि है आद गुणहा। आ धन हाँ आ ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक ई ए आ ऑब्लिक आ प्लस ऊ ऑब्लिक ऊ आओ ओ यथा धन। इसी तरह से एक उदाहरण जो 3 उदाहरण सेट 3 एग्जाम्पल हैं। 3 किस तरह से सेट हैं इस तरह से देखिए। आद गुण गुण को क्या बोलते हैं आद गुण। ये सूत्र है इसका संस्कृत में है ना। आधन छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस छोटी ऑब्लिक बड़ी का ए उपधन इंद्र उपेंद्र छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ओ यथा धन उचितम यथोचितम। यथा आधन आ प्लस राधन रा अर देवधन ऋषि देवर्षि। आयाति संधि कौन सी हैं। एचो अयाओ या वाह या वह एचो हाँ यचो वाह या वह का क्या या धन स्वर आए ओ धन स्वर आओ ए धन स्वर आए ओ धन स्वर आओ है ना। तो इसमें देखेंगे मते धन इति का मतयति धेनु धन इति का धेनवेति वहाँ वंदे धन इति का वंदायति और बालो धन इति का बालाविति। चलिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे बगैर देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन में आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन यदि आप पॉज करके देखेंगे और लिखेंगे तो आपका पूरा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं आपका पेपर करा रही हूँ। बहुत ही अधिक मतलब मेहनत लगती है इसे करने में। ऐसे यदि आप मेरे चैनल को मतलब एक तरह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इस तरह का UPTET प्रीवियस ईयर के पेपर लाती हूँ और लाती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह मतलब आपको किस तरह अच्छा लगा कि इस टाइप का इस तो मैं कंटिन्यू करूँ। चलिए देखते हैं स्वर। और मेरा वीडियो हाल ही मतलब एक तरह से मेरा चैनल हाल ही में मैंने बना मतलब एक तरह से मेरा वीडियो मेरा स्टार्टिंग है इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है बोलने में। चलिए सीख रहे हैं सीख ही जाएंगे। 2 शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर है स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विद्याधनार्थी विद्यार्थी देखिए हाँ महाधन ईस महेशः। व्यंजन संधि एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या ये स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अहम धनकार अहम धनकार में क्या होता है अहंकार। उत्धनलासः उल्लास। हाँ देखेंगे विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दुधन आत्मा दुरात्मा निधन कपटः निष्कपट। चलिए देखिए इसे पूरा देखिएगा अच्छे से है ना। वृद्धिरेचि गुण का आदि मतलब एक तरह से सूत्र सहित है। देखिए मैंने पूरा करा दिया है। अब इसे देखेंगे नेक्स्ट। परोपकारस्य महत्व विशदारूपेण वर्णितम। तो इसे देखेंगे इसमें क्या है परोपकार है महत्व इसी में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है ना। तो यहाँ देखिए जल्दी से परोपकारस्य
धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्व विशदरूपेण वर्णितम्। बहुत अधिक गर्मी है, चलिए कोई बात नहीं है, तो इसमें धर्मशास्त्रेषु है ना। और चलिए देख लेते हैं अर्थ। किसमें परोपकार का महत्व विशद रूप में वर्णित है। और ये कठिन शब्द हैं। एक तरह से भक्ति शास्त्रेषु का है, भक्ति शास्त्रों में। न्याय शास्त्रेषु का है, न्याय शास्त्रों में। सांख्य दर्शनेषु का है, सांख्य दर्शन शास्त्रों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। अक्त प्रत्यय की संज्ञा है, कौन सी है? उक्त, उक्त है ना, तो इस तरह कहते हैं ना उक्त, तो अक्त मतलब एक तरह से अक्त प्रत्यय है कि प्रत्यय की संज्ञा है, किसका है? निष्ठा, निष्ठा है। तो हाँ, तक्तवतु निष्ठा। स्पष्टीकरण। इस सूत्र के अनुसार तक्तवतु इन दो प्रत्ययों की संज्ञा निष्ठा होती है, इसलिए उपर्युक्त के पर्यायों में से उचित पर्याय निष्ठा है। अन्य संज्ञाओं का उद्देश्य भिन्न है। टी अंत्य अच की टी संज्ञा होती है। नदी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। नदी दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। टी क्या है? टी अच अंत्य अच की संज्ञा होती है। चलिए लुट लकार क्या देखेंगे? लुट लकार का प्रयोग होता है। किसमें होता है लुट लकार का? अनद्धतन भविष्यत में लुट लकार का प्रयोग होता है। चलिए इसे देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखिए पूरा है इसमें। संस्कृत भाषा में लकार होते जिनको धातु के से जोड़ के काल का बोध दिया जाता है, इसे कालार्थी प्रत्यय भी कहते हैं। लकार के 10 प्रकार हैं। लट वर्तमान काल, लिट अनद्धतन परोक्ष भूतकाल, लुट अनद्धतन भविष्यत काल, लट समान भविष्यत काल, लीट अकाल बाधित, और देव सिर्फ देवों के लिए, लोट अज्ञार्थी, लंग अनद्धतन भूतकाल, लिंग विद्यार्थी लुंग अब आता है सामान्य भूतकाल, और लंग हेतु मद भूतकाल। देखिए इतने सारे हैं, आपको एक तरह से शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। लट का है वर्तमान काल में यूज होता है। लिट का क्या है? काल अर्थ। लिट का है अनद्धतन परोक्ष भूतकाल में है। लुट अनद्धतन भविष्यत, लुट क्या है? अनद्धतन भविष्य। लट सामान्य भविष्यत। लेट अकाल बाधित सिर्फ देवों के लिए, लोट अज्ञार्थी, लिंग अनद्धतन भूतकाल, लिंग विद्यार्थी, लुंग सामान्य भूतकाल, रंग हेतु मद भूतकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है। ला की लकार जो है वह स्वर नहीं है ना। तो ये स्वर हैं आ, ई, ऊ और रा। हर्ष स्वर जिन स्वरों की है ना, तो संस्कृत में वर्णमाला संस्कृत स्वर अच और व्यंजन हल इनसे बनी है। इनका उच्चारण के स्थान अनुसार वर्गीकरण किया है। हर्ष स्वर क्या है? स्वर के प्रकार क्या हैं? बहुत ही अधिक गर्मी है। हाँ, हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का अवसर लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, ऊ, रा और ला दीर्घ उच्चारण के लिए एक मात्रा का अवसर लगता है, सिर्फ एक मात्रा का, है ना। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए 2 मात्राओं का अवसर लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, रा, ए, आए, ओ, आओ। अब
प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए 3 मात्राओं का अवसर लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनके आगे 3 लगते हैं। उदाहरण, हाँ कहते हैं बड़ा आ, 3 प्लुत स्वर क्या 3 लगते हैं। इसे अच्छे से देख लीजिएगा और आ जाएगा आपको समझ में। जिन स्वर के उच्चारण करने के लिए 2 मात्राओं का अवसर लगता है, जैसे एक छोटा और एक मात्रा लगी, छोटी बड़ी बड़ी ऊपर मात्रा लगी जी ऊ, फिर भी मात्रा लगी, मतलब जिसमें 2 मात्राओं का प्लस जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए 3 मात्राओं का, जे भी बड़ा अजीब है, एक जे हो गई, एक जे हो गई, एक जे, 3 मात्राएं लिखा भी है। वर्ण ला का ला ये स्वर, यह स्वर ना हो के एक व्यंजन है, इसलिए उचित पर्याय ला है। चलिए देख लेते हैं, पूरा देखते हैं। स्वर व्यंजन कंठ, कंठ से कौन बोला जाता है? आ, और छोट स्वर में बोला जाता है, स्वर में छोटा हा बड़ा हा कंठ से बोला जाता है। व्यंजन में कौन सा बोला जाता है? का खा गा इया, का खा घा इया, और हा भी विसर्ग है ना। एक तरह से भा विसर्ग है ना, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ई, बड़ी ई है ना, तो चा छा जा झा या सा तालु से बोला जाता है। मूर्धा, मूर्धा से क्या होता है? रा और रा, टा ठा डा ढाणा रा सा मूर्धा। दंत से ला की लकार, ता था दा ढा ना ला और सा। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा। कंठ और तालु से ए कंठोष्ठ से ओ आओ, दंतोष्ठ से वा, नासिका से अनुस्वर स्वर स्वराश्रित अनुस्वर स्वराश्रित। देखिए नासिका से कौन से वर्ड शब्द बोले जाते हैं? अनुस्वर स्वराश्रित, जो स्वर के ऊपर आश्रित रहते हैं नासिका से बोले जाते हैं। एक तो दंतोष्ठ है वा, दंतोष्ठ कौन सा है? इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सर्दी लग रही है, सुबह का टाइम है ना, इसलिए और ऊपर से इतनी पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी में बैठे हुए हैं। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्री। चक्रपाणी बहुब्री समास क्यों है बताना, ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। चक्रपाणी में बहुब्री समास इसलिए है, चक्रपाणी जिनकी उंगली में क्या है? चक्र है, तो ये कौन से हैं? तो ये विष्णु भगवान है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं पूरा संस्कृत साहित्य विथ सॉल्यूशन। चक्रपाणी समास विग्रह है चक्रम पाणो यस्य सह, अर्थ चक्र है हाथ में जिसके विष्णु। उपयुक्त समास में पूर्व पद चक्र और पूर्व पद चक्र, उत्तर पद पाणी है, परंतु यहाँ सह विष्णु, हाँ सॉरी कोष्ठक में विष्णु, यह अन्य पद प्रधान है। जब समस्त पद में अन्य पद प्रधान होता है तब वह समास अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए यह समास अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। विकल्पों का स्पष्टीकरण। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं जल्दी से। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, मधुर फलम, मधुरम फलम। द्विगु समास, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब उत्तर पद संख्या रहती है तब वहाँ द्विगु तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु तत्पुरुष समास होता है। पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारा। द्वंद्व समास, जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तब वह समास उभय पद प्रधान द्वंद्व समास होता है। सीता रामो, सीता च रामस्य च, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। एक मिनट। हाँ, दृश्यतः, दृश्य धातु का कौन सा रूप है? दृश्य धातु का कौन सा रूप है? हाँ देखेंगे इसे। दृश्यतः कौन सा है? प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का है दृश्य धातु। द्रक्ष्यतः
द्रक्ष्यतः। चलिए देखते हैं। द्रस धातु लट लकार, द्रस धातु लट लकार, प्रथम पुरुष, सबसे पहले पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष में आता है दृच्छति, दृच्छतः, दृच्छन्ति। मध्यम पुरुष दृच्छसि, दृच्छतः, ये दृच्छथा, दृच्छथ। उत्तम पुरुष दृच्छामि, दृच्छावः, दृच्छामः, दृच्छामः। देखिए, है ना, तो ये पूरा दिख रहा है आपको, है ना। तो इसे आप अच्छे से देखेंगे तो दृस धातु लट लट लकार है ये, है ना। तो ये दृच्छति, दृच्छतः, दृच्छन्ति, दृच्छसि, दृच्छतः, दृच्छत, दृच्छामि, दृच्छावः, दृच्छामः। मतलब कितने में, इन तीनों में, द्विवचन में तो तीनों में ही विसर्ग है। विसर्ग इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन में है विसर्ग, बस बाकी में विसर्ग है ही नहीं है। दृच्छति, दृच्छसि, दृच्छामि। एक तो याद करने के लिए दृच्छन्ति या दृच्छति, दृच्छतः, दृच्छन्ति बिल्कुल आसान है। दृच्छत, इसमें तो कोई विसर्ग है ही नहीं है, बस था भी है। ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें बिंदी लगा देनी है बीच में द्विवचन में, और इसमें नहीं लगाना है विसर्ग। चलिए देखते हैं, बाकी टाइम वेस्ट किए। कर्मवाच्य से क्रिया, हाँ, कर्मवाच्य से क्रिया किसके अनुसार होती है? हाँ, कर्मवाच्य से क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म में, है ना। तो कर्म देखते हैं जल्दी से। देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में आता है क्रिया आकर्मक साकर्मक दोनों होती है, और क्रिया द्वारा कर्ता उक्त होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें? हाँ, कृतवाच्य में। उदाहरण में आता है इसमें, हाँ, कृतवाच्य में क्या है, कृतवाच्य में उदाहरण में है सा गृहं गच्छति, सा गृहं गच्छति। चलिए थोड़ा सा अच्छे से इसे तो सेटिंग करना होगा, लेकिन समझ जाइएगा आप, हैं। तो कृतवाच्य में क्या है? क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों होती है कृतवाच्य में। चलिए इसमें देखते हैं। सा गृहं गच्छति, मयूरः नृत्यति, जी क्या है? वयम हसामा, हसामा कोई हसामा अकर्मक क्रिया है, हम हंस रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। सा गृह गच्छति, वो घर जा रहा है, तो ये सकर्मक हो गई, मयूरः नृत्यति। इसमें साकर्मक आकर्मक दोनों होती हैं। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट। कर्मवाच्य क्रिया साकर्मक होती है, और क्रिया द्वारा कर्म उक्त होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। यहाँ कर्ता में तृतीया और प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तेन विद्यालय, तेन विद्यालय क्या है? तेन विद्यालयः गम्यते, वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। तेन विद्यालयः गम्यन्ति, विद्यालयः गमयन्ति। भाववाच्य क्या है? अकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया द्वारा भाव उक्त होता है। यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म नहीं होता। भाववाच्य में क्या था? कर्म नहीं होता। मयूरः मया हस्यते, मया हस्यते, मयूरेः नृत्यत, अस्माभिः हस्यते। हाँ, देखिए, भाववाच्य में क्या है? मयूरेः नृत्यते, भाववाच्य अस्माभिः हस्यते। हाँ, अतः स्पष्ट है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसे आप देखिएगा, बिल्कुल एकदम श्योर, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। इस टाइप का पेपर है पूरा, और मैं विद डिस्क्रिप्शन सहित पढ़ा रही हूँ, और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप का आपका भी, इस तरह के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कंटिन्यू चाहते हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि मेरा भी भला हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है? सप्तचत्वारिंशत् कौन सी है? 47। मतलब 47, इसमें अलग ही हिसाब चलता है ना। तो क्या है? सप्तचत्वारिंशत् में आता है सप्त, मतलब 47, 7 से स्टार्ट हो रहा है। सप्त मतलब पीछे से स्टार्ट हो रहा है। सप्त चत्वारिश, 4 आगे का है तो वो पीछे जा रहा है ना। तो देखिए सप्त चत्वारिश में आता है पहले, हाँ, तो सप्त चत्वारिंशत्
सप्त चत्वारिंशत् मतलब एक तरह से वैसे ही। और वो 47 को हम क्या करेंगे, 7 को पहले है तो सप्त चत्वारिश 4 पीछे है, तो रिंसत अलग ही है थोड़ा सा, है ना। चलिए देखते हैं, इसके और भी है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 74 को क्या बोलेंगे, चतुःसप्तति। 74 को, 47 को बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत्। 37 को बोलेंगे सप्तत्रिंशत्। और हाँ, और 34 को बोलेंगे 34 को बोलेंगे चतुस्त्रिंशत्। चतुस्त्रिंशत् याद करते जाओ अच्छे से, ताकि दोबारा कठिनाई ना हो, है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट रखे गए हैं इसमें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसी में से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। हाँ जी हैं, संगात सज्जायते कामः में सूत्र प्रवृत्त होता है। कौन सा होता है, जनु कर्तु प्रवृत्ति, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जल्दी से, बगैर टाइम वेस्ट किए। हाँ, संगात सज्जायते काम का अर्थ आसक्ति से इच्छा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, आसक्ति से इच्छा की उत्पत्ति होती है। हाँ, सज्जायते, हाँ संज्ञायते में धातु जन, जिसका अर्थ है जन्म लेना, उत्पन्न होना। संज्ञायते जिससे उत्पन्न होता है, इसमें अपादान की अपेक्षा होती है। हाँ, इसमें अपादान की उपेक्षा होती है, इसलिए यहाँ संगात, यह अपादान योजित है। यह संगात, यह अपादान क्या है, योजित है। सूत्रों का स्पष्टीकरण, भुआ प्रभावश्च, इस सूत्र के अनुसार भू होना इस धातु को उसके कर्ता के उद्गम स्थान के अपादान की अपेक्षा होती है। उदाहरण, गंगा हिमालय प्रभवती जनु कर्तुः प्रवृत्ति। इस सूत्र के अनुसार जन उत्पन्न होना अर्थात इस धातु को उसके कर्ता के कारण के अपादान की अपेक्षा होती है। उदाहरण, कामात् क्रोधः जायते आख्यातोपयोगे। इस सूत्र के अनुसार नियम पूर्वक जिससे अध्ययन होता है उसके अपादान की अपेक्षा होती है। उदाहरण, छात्रः शिक्षकात् पठति पराजेर सोठः। इस सूत्र के अनुसार जिससे हारते हैं उसके अपादान की अपेक्षा होती है, जैसे अध्ययनात् पराजयते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त स्पष्टीकरण से यह समझता है कि संघात संज्ञायते कामः, यह वाक्य जनु कर्तु प्रवृत्ति सूत्र के हैं। देखिए थे ना, थोड़ा देखते हैं सूत्रों का स्पष्ट किया। भुवाह प्रश्नवचा, भू होना, जनु कर्तु में जन उत्पन्न होना, आख्यातो उपयोगे में इस सूत्र के अनुसार नियम पूर्वक जिससे अध्ययन होता है उसके अपादान की अपेक्षा होती है। अपादान की अपेक्षा, छात्रा शिक्षकात् पठति, शिक्षकात्, हाँ, पराजेर सोढ़ा, तो इस सूत्र के अनुसार जिससे हारते हैं, जिससे अपादान की अपेक्षा होती है। अध्ययनात् पराजयते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पर अध्ययन उदाहरण है। पर अध्ययन किसका उदाहरण है, पर अध्ययन आदि तत्पुरुषा का, पर अध्ययन है प्रादि तत्पुरुषा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं समस्त पद। पर अध्ययन, परिग्लानो अध्ययनाय, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में भी उत्तर पद प्रधान है इसलिए यह उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। इसमें पूर्व पद परि यह उपसर्ग है। जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उपसर्ग हो वहाँ क्या होता है, प्रादि तत्पुरुष समास होता है। विकल्पों का स्पष्टीकरण, द्वितीय तत्पुरुष क्या है, जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण, सुखम प्राप्तः, सुखा प्राप्तः।
सुखम प्राप्तः, द्वितीय विभक्ति में सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। चतुर्थी तत्पुरुष क्या है? जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो, वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण यूपाय दारू, यूप दारू। कर्मधारय क्या है? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय यह तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। उसमें दोनों पद यह प्रथमा विभक्ति में होते हैं। देखिए, हाँ हाँ, मधुर मधुर फलम मधुर फलम मधुरम फलम। प्रादि तत्पुरुष समास क्या है? प्रादि तत्पुरुष जब समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उपसर्ग हो, वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास होता है। इसलिए पर अध्ययन यह प्रादि तत्पुरुष होगा और उचित पर्याय भी वही है, उचित पर्याय भी वही है। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट के नेक्स्ट। क्या धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है? कौन सा है? सोचो, जल्दी सोचो, दिमाग में जोर डालो। ज्ञा धातु, जागे जज्ञे, ज्ञा धातु लिट लकार पुरुष का उत्तम पुरुष जज्ञे। क्या बात है, कैसे कैसे। हाँ, ज्ञा धातु का अर्थ है जानना होता है। ज्ञा धातु का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। जैसे धातु रूप प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन। ज्ञा धातु का प्रयोग निम्नलिखित है। देखिए, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष आता है जज्ञे जज्ञाते जज्ञेरे। मध्यम पुरुष है जज्ञे से जज्ञाथे जज्ञे धवे जज्ञे धवे। उत्तम पुरुष जज्ञे जज्ञे वहे जज्ञे मये जज्ञे महे। अब क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है ना, तो जज्ञे धातु रूप होता है प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष एक वचन का जज्ञे। इसमें एक भी विसर्ग नहीं लगा है। जज्ञे जज्ञाते जज्ञेरे जज्ञे से जज्ञाथे जज्ञध्वे जज्ञे जज्ञे वहे जज्ञे मये। देखिए अच्छे से, है ना। तो इसमें क्या है? ये ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन है? जज्ञे ना। ये पहले से मतलब क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन आपको दिखना नहीं है, इस पर ध्यान देना। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि पहले से सॉल्व है। हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धूता पात्र है, धूता धूता पात्र है, किसका है? मृच्छकटिकम का धूता। धूता यह पात्र शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक में है। धूता यह पात्र शूद्रक के कहाँ पे है? मृच्छकटिकम नाटक है, मृच्छकटिकम उसमें है। ये प्रमुख पात्र गरीब चारु दत्त की यह गरीब पत्नी है। चारु है ना। बसंत सेना, सकार, मदनिका, सर्विलक, विदूषक यह कुछ अन्य प्रमुख पात्र इस नाटक में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं, याद हो जाएगा। धूता यह पात्र शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक में है। प्रमुख पात्र गरीब चारु दत्त की यह गरीब पत्नी है। धूता। बसंत सेना, सकार, मदनिका, सर्वलक, विदूषक यह कुछ अन्य प्रमुख पात्र इस नाटक में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त है रघुवंशम में। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त है? रघुवंशम में। चलिए, रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का अप्रीतम वर्णन प्राप्त होता है। रघुवंशम यह महाकाव्य महाकवि कालिदास ने 11 सर्गों में रचा है। इसमें 13 सर्ग, 13वें सर्ग में गंगा यमुना के संगम का वर्णन आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भवा दस्यम्ब का पादवाम सबह में भवाच्छेदः किसका विशेषण है? पांसवः का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। दस्यंत्र
दृश्य हाँ हाँ दृश्यांतरम विक पाद हाँ पा हाँ पाद हाँ पा सह वह सॉरी अच्छे से पढ़ते नहीं मतलब हाँ, लेकिन फिर भी अब ऐसे आज एक दो बार आप देखना तो मेरी अभी जीभ लौट रही है, आप अच्छे से देख लेना। यह श्लोक वाणभट्ट की रचना कादम्बरी से है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु भवाक्षे दृश्यंत्रम्बक दृश्यंद्रबक दृश्यम्बक पा हाँ पादवा पाद पाम सवह कहते हैं भगवान शिव के चरणों की धूल हमें मुक्ति देती है। भवाच्छेदः का अर्थ है मुक्ति देना, इसलिए धूल मतलब पांशवः इसका यह विशेषण होता है, इसलिए पांशवः का यह विकल्प उचित है। पांशवः का यह विकल्प कैसा है? उचित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम से। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार होता है उपरोक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति, यानी कि वर्ण समूहों के किसकी वर्णों की, वर्ण जानते हैं आप क्या होते हैं? छोटे छोटे मतलब है ना जो छोटा बड़ा रहते हैं ना वही वर्ण है ना। और फिर यदि है ना उनसे मिलकर बन जाए तो वो शब्द बनेगी। चलिए देखते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति यदि होती है तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है तो यमक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जब कोई वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अलग अर्थ से आए तब यह यमक अलंकार होता है। कभी शब्द के अंश की भी पुनरावृत्ति होती है जिसका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता, यहाँ भी यमक अलंकार होता है। इसलिए उपयुक्त सभी प्रकार के वर्ण समूह की पुनरावृत्ति उचित पर्याय है। ईसत्यस्य पृष्ठः प्रत्यय है अंत्यस्थो अंतः अस्थो का अंतस्थो। चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। कंठ से स्पष्ट है का खा गा घा या। अंतः स्थ ईसत्य स्पष्ट है उसमें ईश द्विव्रत है हा। तालु का क्या है? चा छा जा झा या सा। मूर्धा ये टा ठा डा ढा णा रा सा। दंत ता था दा धा ना ला। अंतस्थ और ऊष्म ईष्ट द्विवृत्त सा। ऊष्म में आता है, मूर्धा में के अंतर्गत आता है ऊष्म व्यंजन है जी। जैसा जी ऊष्म व्यंजन है जी, अंतस्थ व्यंजन है जी, स्पर्श व्यंजन है। और जी काहे काहे से बोले जाते हैं? हाँ कंठ से बोला जाता है का खा गा घा या। तालू से बोला जाता है तालू, जीभ के ऊपर रहता है, दांतों के नीचे है यहाँ पे तालू। चा छा जा, थोड़ा बोल के देखना तो समझ में आ जाएगा। चा छा जा झा या। रा ये भी है ना, तो तालू से या बोली या। सा मूर्धा ठा टा ठा डा ढाणा रा मूर्धा। सा भी मूर्धा है, ऊष्म के अंतर्गत आता है। सा जी तीनों सा अलग अलग है। चलिए देखते हैं। ओष्ठ का है पा फा ओष्ठ पा इसमें होंठ जोड़ रहे हैं है ना, तो ओष्ठ से है पा फा बा भा मा दंतोष्ठ वा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। हाँ संस्कृत में वर्णमाला स्वर अच और व्यंजन हल इनसे बनी है। इनका उच्चारण के अनुसार वर्गीकरण किया है। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का अवसर लगता है वहाँ हर्ष स्वर होते हैं। ई आ ई उ रा ला। दीर्घ, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए दो मात्राओं का अवसर लगता है कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। प्लस स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए तीन मात्राओं का अवसर लगता है वहाँ प्लस स्वर होता है। व्यंजन के प्रकार हैं। व्यंजन की कौन सी हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जब वर्णों के उच्चारण में के समय मुख दो अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों के बीच बीच अंतः होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जो वर्ण उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर आती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। विसर्ग अनुस्वार, मतलब अनुस्वार क्या है? जिसमें बिंदी रहती है ऊपर,
अंग की, वो अनुस्वर है। विसर्ग, विसर्ग तो सबको मालूम है ना। हाँ, तो विसर्ग स्वर और व्यंजन दोनों से अलग रहकर उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो स्वर और व्यंजन दोनों से अलग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह है। जैसे अंगः, अंग अहा। चलिए देखते हैं। राजा भी प्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन है। राज्ञः भी प्राय गौ दीयते। राजा भी प्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन है। राज्ञः भी प्राय गौ दीयते। हमें कौन सा है, चलिए जल्दी देख रहे हैं। कृत, कृतवाच्य है। प्रधान कर्ता, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, क्रियापद कर्तानुसार। अहम विद्यालयम गच्छामि कृतवाच्य है। कर्मवाच्य है। प्रधान कर्म, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रियापद कर्मानुसार। धातु तेन ग्रंथा पठयते, कर्म भाववाच्य में आता है। बालकन क्रीडते, क्रीड्यते भाववाच्य में प्रधान भाव, कर्ता तृतीया में, कर्म नहीं होता। कर्म नहीं, क्रियापद और कर्मानुसार। धातु या और आ पा, नित्य प्रथम पुरुष ए। चलिए ठीक है। राजा विप्राय गाम ददाती। अभी तक कर्ता, कर्म और क्रिया। अच्छा चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा वाच्य देखते हैं। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। राजा प्रथमा विभक्ति का है, राज्ञा तृतीय विभक्ति का है, गाम द्वितीय विभक्ति का है, गौ प्रथमा विभक्ति के है, ददाती कर्तानुसार धातु है ना, दियते कर्मानुसार धातु। धातु या और हाँ प्लस आ पा। चलिए देखते थे नेक्स्ट वगैरह में इसकी गुरु, गुरु हाँ, गुरुः शिष्यं पाठयति। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा गुरुणा शिष्यः पाठयति, है ना। तो इसमें देखते हैं वाच्य पूरा देखें। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, अहम विद्यालयं गच्छामि। अहम कृतवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्म तेन कृत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गुरु शिष्यं पाठयति। वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा गुरुणा शिष्यः पाठयति। देखिए वागर्था विव संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तिये पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा क्यों उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के मंगलाचरण से है। इसमें जगत के माता पिता रूप में शिव और पार्वती की वंदना की गई। बागर्था विव संप्रक्तो बागर्था प्रतिपत्त्यै जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। यहाँ उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त पंक्ति में शिव की तुलना बागार्थ अर्थात प्राणी और अर्थ में से की गई। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं है ना। तो चलिए प्रस्फुटम सुंदरम साम्यपु मैत्य भी धीयते साम्यम वाच्यम वैधर्म्य वाक्य में के उपमा देव। जहाँ अर्थात जहाँ स्पष्ट रूप से सुंदर दो वस्तुओं को साम्य की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है वो, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, और साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों के गुण समान हैं। उपमानवाचक सादृश्य को बताने वाले शब्द हाँ जैसे इव यथा सम। अधिक उपमेय पार्वती परमेश्वर हो। उपमान बगर्थ वाणी वागर्थ मीन्स वागर्थ मीन्स होता है वाणी और अर्थ। साधारण कर्म संप्रक्तो साधारण जुड़े हुए। उपमान वाचक एवं, है ना। तो जहाँ उपमा के 4 अंग होते हैं उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। इसमें 4 अंग हैं और परंतु कभी कभी उपमा के 1 या 2 अंग वाक्य में लिखित नहीं होते तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं।
वाक्य को बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? स्वप्रसन्नवास दत्तम। देखिए, महाभारत के कथानुसार स्वपन्न वासदत्तम का अर्थ कथानक किसी भी प्रकार महाभारत से संबंधित नहीं है। उपरोक्त ग्रंथों के कथानक इस प्रकार से हैं। वेणी संहारम, द्रौपदी के वेणी संहार से संबंधित कथानक का वर्णन है। नैषधीय चरितम, वन पर्व में वर्णित नल दमयंती की कथानक का वर्णन है। नैषधीय चरितम से स्वपन्न वासदत्तम, उदयन और वासदत्तता। उदयन और वासदत्तता की प्रणय कथा है। उदयन और वासदत्तता की उदयनम है ना, वासदत्ता। चलो ठीक है नेक्स्ट। शिशुपाल वधाम, इंद्रप्रस्थ क्या था? इंद्रप्रस्थ में वर्णित शिशुपाल, इंद्रप्रस्थ में वर्णित शिशुपाल के वध का कथानक वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अधोलिखित पदों में कौन सा प्राग्रह संज्ञक है? हरि, विष्णु, गंगे और उपरोक्त सभी। हाँ, प्राग्रहम संज्ञक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। ईदु देत द्विवचनम प्राग्रहम, सूत्रानुसार ईत इकारांत, ऊत उकारांत, एत इकारांत द्विवचन में प्राग्रह संज्ञा होती है। और अर्थात द्विवचन में यदि शब्द के अंत में ई उ ए आए तो उनको प्राग्रह संज्ञा होती है। जैसे हरि शब्द के प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में हरि पद बनता है, उसकी प्राग्रह संज्ञा होती है। वैसे ही विष्णु उकारांत और गंगे भी इकारांत द्विवचन हैं, अतः इनकी भी प्राग्रह संज्ञा होती है। और सभी विकल्प स्पष्ट हैं। समस्त पद रूपवर्धार्य का विग्रह है। रूपवती भार्या यस्य समस्त पद। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। स्त्रिया पुम वर्धा शीत, हाँ पुम वर्धार शीत, पुम स्कांद नुअंग समाधि कारणे, स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु सूत्र में भार्या शब्द से परे रहते हैं। स्त्रीलिंग रूपवती को पुल्लिंग की तरह समास करते समय रूपविद हो जाता है, अतः इसका समास विग्रह होता है। रूपवती भार्या यस्य सा। अनेक मन्या पदार्थ बहुब्री समास होता है। चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखिए ये क्या है? समसनम समास में आता है। समसनम से संक्षिप्त करना ही समास होता है, अर्थात दो से अधिक पदों की विभक्ति, समुच्चय बोधक आदि, है ना। तो जी पिता युक्तः, पितृयुक्तः, युक्तः, युपाय दारु, उपयुप दारु, पिता चा मित्र, पिता चा माता चा पितरु। समास भेद प्रायः पांच प्रकार समास के पांच प्रकार बताए गए हैं। केवल समासः, विशेष संज्ञा विर्णोमुक्त केवलः, केवल समासः, पूर्वभूतः, भूतपूर्व। थोड़ा सा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और लिस्ट किए। और चलिए देखें। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कौन सा है? घ्नन्ति। हाँ घ्नन्ति। चलिए, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हन्ति, हतः, हनन्ति। मध्यम पुरुष हंसी, हथा, हथ। उत्तम पुरुष हन्मी, हवः, हन्मः, हन्वः, हन्मः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हच्छ ऊनु, हच्छ
अक्ष प्लस ऊहनु ऊहनी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अक्षौ जब इसे विच्छेदित करेंगे ना तो देखेंगे कि अक्ष के आ से परे ऊ आने से यहाँ हाँ अदेंग गुणः से गुण संधि प्राप्त होता है। गुण प्राप्त था, परंतु अक्षादुह्यान्या उप संख्यानम वार्तिक से अक्ष से परे ऊहनी के गुण का निषेध हो तो वृद्धि आदेश होता है। अक्ष धन ऊहनी अक्षोहिणी। चलिए अब इसे देख सकते हैं आप, रोक इस डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा रोक के देख सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, है ना। तो कितने टाइप हैं? 1 2 3 4 टाइप हैं, है ना। और चलिए इसे अच्छे से आप रोक के देख सकते हैं और इसे पूरा लिख सकते हैं। ओके, कौन से स्वर हर्ष नहीं होते? कौन से स्वर हर्ष नहीं होते? कौन से होते हैं? ए ओ आए आओ, हर्ष नहीं होते, है ना। तो कहते पाणि ने अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों की गणना की, जिसके अंतर्गत 4 महेश्वर सूत्र आते हैं। अयुण ऋलुक एवं एवोच। लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। लभे, है ना। लब धातु उत्तम पुरुष का क्या है? लभे। लभे में आते हैं। लब धातु लोट लकार में पूरा देखते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन पुरुष हैं। प्रथम पुरुष लभ, लभताम, लभिताम, लभंताम। मध्यम पुरुष है लभस्य, लभे थाम, लभ ध्वम। उत्तम पुरुष में थे लभे, लभावहे, लभामहे, है ना। तो एक वचन लभे उत्तम पुरुष में क्या है? एक वचन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? किस विधि के द्वारा जागृत होती है? ये है दृश्य हाँ, श्रव्य और दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों में किस सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें वो जब देखते हैं और सुनते हैं तो उन्हें बहुत अधिक रूप से अच्छे से उन्हें मतलब एक तरह से बहुत जल्दी याद होता है ना। सॉरी, इसमें बहुत ज़्यादा इसे अब देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। ओके, आप अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह के मैं पूरे क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन करा रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। Keep smiling, keep sharing. Okay, bye. Take care.